तो हम लोग कर रहे थे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें हम लोगों ने किया था हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कशन। क्या है, कोशिश करते रहिए जनाब, सफल हुए तो घर वाले खुश होंगे और असफल हुए तो पड़ोसी। सही है ना? हाँ हाँ, वही कह रहे हैं ना, कोई तो खुश होगा ही ना। अगर क्या है, अगर अगर कोशिश करी आपने और अगर सफल हुए तो घर वाले खुश होंगे, नहीं तो पड़ोसी तो खुश होंगे ही होंगे, राइट? अब खुशी किसको देनी है ये आप डिसाइड करोगे। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स के बारे में स्टडी किया था। उसमें से एक पॉपुलर ग्लैंड थी जिसका नाम था क्या, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को रियल मास्टर ग्लैंड कहा जाता था और हाइपोथैलेमस डायनसेफ्लॉन के बेस पर प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ डायनसेफ्लॉन, ठीक है ना? और उसके बाद उसमें कितने लोब होते थे? दो। एक होता था एंटीरियर लोब जिसको हम बोलते थे पार्स डिस्टेलिस, एक पोस्टीरियर लोब जिसको बोलते थे हम लोग क्या, पार्स नर्वोसा। जो बीच वाला लोब था वो एंटीरियर लोब के साथ फ्यूज हो जाता है और तब दोनों को मिला के बोलते थे एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर वाले को बोलते थे न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये भी बताया गया था आपको कि जो आगे वाला वो होता है लोब, उसमें उसमें नर्व कंट्रोल नहीं होता, बल्कि वो इनडायरेक्टली नर्व कंट्रोल के अंडर में होता है। पीछे वाला डायरेक्ट नर्व कंट्रोल के अंडर में होता है। यहाँ वाले हार्मोन को दो हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, एक RH एक IH। कहाँ वाले को? एंटीरियर वाले को। कैसे किया जाएगा? बाय द हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। जबकि पोस्टीरियर वाले को यहां से डायरेक्टली बना करके यहाँ भेजा जाएगा, यानी पीछे वाले लोब में जो हार्मोन होते हैं वो स्टोर रहते हैं और स्टोर होने के बाद फिर वो वहीं से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, राइट? यानी एंटीरियर लोब अपने स्वयं के हार्मोन बना लेता है, जबकि पोस्टीरियर लोब खुद के हार्मोन नहीं बना पाता। ठीक है, यहाँ के हार्मोन एक्चुअली में कहां से बन के आते हैं? हाइपोथैलेमस से। सिर्फ यहाँ स्टोर होते हैं और स्टोर होने के बाद रिलीज हो जाते हैं। कुछ याद आया? ठीक है, हमने बताया था कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, दो हार्मोन द्वारा। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को बढ़ाना है, वो भी किसके? एंटीरियर पिट्यूटरी के, तो RH निकलेगा, और अगर घटाना है तो IH निकलेगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल बताया था GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को बढ़ा देगा। और एक होता है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन एक इनहिबिटरी हार्मोन है, वो क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कर देगा, राइट? ये आपके एनसीईआरटी का फिगर था, ये भी हम लोग ने कर लिया था। न्यूरो सिक्रेटरी सेल कहां पाई जाती है? हाइपोथैलेमस में। क्या निकालती है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन। कितने प्रकार के? दो, एक RH और एक IH। RH क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के सिंथेसिस और सिक्रीशन को बढ़ाता है, जबकि IH एंटीरियर पिट्यूटरी में सिंथेसिस और सिक्रीशन को घटाता है। जबकि पीछे वाला जो होता है वहां पर कोई भी हार्मोन नहीं बनता, बल्कि वो बन के आता है कहां से? हाइपोथैलेमस से। ठीक है, ये केवल हार्मोन को स्टोर करेगा और रिलीज करेगा। ठीक है, जबकि एंटीरियर लोब के हार्मोन यही बनेंगे, यहीं से निकलेंगे, हाँ, लेकिन अंडर द कंट्रोल ऑफ RH एंड IH। क्लियर है इतनी बात? कौन कौन से हार्मोन एंटीरियर लोब से निकलते हैं? तो मैंने बताया था TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, FSH और LH को मिला के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है ना? उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन होता है और एक होता है प्रोलैक्टिन। ये यहां से 6 हार्मोन निकलते हैं टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6, राइट? MSH हार्मोन निकला था इंटरमीडिएट लोब से, याद आया? MSH निकला था मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटरमीडिएट लोब से, और पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन रिलीज होते हैं नंबर 1 ADH, नंबर 2 नंबर 1 ADH, नंबर 2 ऑक्सीटोसिन। इज दैट क्लियर? यहां तक हम लोग ने कर लिया था, तो आज इसके आगे बढ़ते हैं, राइट? ग्रोथ हार्मोन, GH मतलब क्या? ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन होता है इसको, ये एंटीरियर लोब के हार्मोन पढ़ रहे हैं कि पोस्टीरियर वाले? एंटीरियर लोब का है ना? अच्छा, ग्रोथ हार्मोन की टारगेट सेल क्या होती है? कहां पे काम करेगा? बोन्स पे काम करता है और मसल्स पे काम करता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा निकलेगा
तो ज्यादा वृद्धि होगी ना, ज्यादा वृद्धि होगी कम होगी, ठीक है। ओवर सिक्रीशन, ओवर सिक्रीशन को हाइपर सिक्रीशन भी कहते हैं, ओवर सिक्रीशन या हाइपर सिक्रीशन ऑफ जीएच। अब इसमें भी दो केस है, अगर बच्चों में निकल रहा है, ठीक है, स्पेशली किस बच्चे में, जो कि कोई फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है, अगर उस बच्चे में निकल रहा है, या फिर मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हो गया है और उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन कम निकल रहा है, तो उस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इन चिल्ड्रंस ज्यादा हो गया है, ज्यादा की बात चल रही, कम की बात नहीं चल रही है। अगर बच्चों में ये ज्यादा निकलने लगा तो पता क्या हो जाएगा, तो बच्चे का बॉडी साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बट बच्चे का बॉडी साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा जाइंट, जाइंट समझते हो ना, भीम काय, भीम काय हो जाएगा, तो जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म मतलब भीम काय शरीर। और अगर एडल्ट्स में निकलने लगा, तो क्या होगा, देखो एडल्ट्स में निकलने लगा मतलब मान लो हम लोग अब एडल्ट स्टेज में हैं, अगर 18 के बाद निकल रहा है, एडल्ट स्टेज में निकल रहा है, तो क्या होगा, तो क्या बॉडी ज्यादा बढ़ेगी, आंसर आएगा नहीं, बॉडी नहीं बढ़ेगी, स्पेशली फेशियल के पार्ट बढ़ेंगे, फेशियल पार्ट बढ़ने लगते हैं, पता लगा चिन बढ़ गया, पता लगा नोज बढ़ गई, हड्डियां इधर उधर बढ़ गई, और फिर बॉडी हो जाएगी क्या, बेडॉल, बॉडी का शेप जो है ना वो बिल्कुल इरेगुलर हो जाएगा, यानी डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ, प्रपोर्शन बिगड़ जाएगा, प्रपोर्शन बिगड़ जाएगा, यानी इसको बोलते हैं एक्रोमिगेली, एक्रोमिगेली। जो खली का केस है ना, खली, खली को देखा है ना, द ग्रेट खली, तो खली जो है उनका वो पता है किससे सफर कर रहे हैं, एक्रोमिगेली, वो इसके एग्जाम्पल नहीं है, वो इसके एग्जाम्पल है, देखा होगा उनका चिन पोर्शन बहुत ज्यादा निकला हुआ है, देखा होगा इसी वजह से उनकी आवाज जो है ना साफ नजर नहीं आती, साफ नजर साफ सुनाई पड़ती क्या, नहीं, क्लियर, उनकी शक्ल भी जो होती है बड़ी अजीब सी लगती है, चेहरा देखो बड़ा अजीब सा है, क्योंकि फेशियल बोन पे ज्यादा वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना, यानी यहां क्या होगी, मोर ग्रोथ इन फेशियल बोन, इसलिए बॉडी का जो प्रपोर्शन है ना बिगड़ जाता है, इसमें बॉडी का प्रपोर्शन मेंटेन रहेगा, यहां लिख देते हैं, बॉडी उसी रेशियो में बढ़ेगी, कोई ऐसा चीज नहीं है कि कोई एक चीज एक्स्ट्रा बढ़ जाए, इसमें देखो केवल फेस की बोन बढ़ रही है, ठीक है, तो यानी कि बॉडी का जो रेशियो है, बॉडी रेशियो इज मेंटेन, यहां पे बॉडी रेशियो मेंटेन होगा, जैसे अमिताभ बच्चन, क्या लगता है कि वो लंबे हैं, ये तो नहीं लगता ना कि केवल उनकी चिन लंबी है, केवल उनका फेस बड़ा है, ऐसा तो नहीं है, बॉडी का रेशियो पूरा मेंटेन है, राइट, जो लंबे लोग होते हैं उनमें बॉडी का रेशियो मेंटेन होता है, और इसमें क्या होगा, इसमें बॉडी रेशियो इज नॉट मेंटेन्ड, नॉट मेंटेन्ड बोला जाता है, इसमें प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है, प्रोपोर्शनेट ग्रोथ का मतलब हो गया बॉडी का प्रपोर्शन मेंटेन रहता है, इसमें डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है, बॉडी का जो प्रपोर्शन है ना वो मेंटेन नहीं रहेगा, बॉडी का जो प्रपोर्शन है ना वो मेंटेन नहीं रहेगा, इतनी बात क्लियर, तो एक में हो गया प्रोपोर्शनेट ग्रोथ और एक में हो गया डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ, सारी बातें क्लियर, और ये काफी सालों तक तो पता ही नहीं चलता, काफी ईयर्स तक अनडिटेक्टेड रहता है, काफी सालों तक अनडिटेक्टेड रहता है, और इसको डिटेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है, एनसीईआरटी लिखा है इट इज वेरी हार्ड टू डिटेक्ट, इट इज वेरी हार्ड टू डिटेक्ट, इट इज वेरी हार्ड टू डिटेक्ट,
इसको डिटेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब इसी के नीचे 2-3 पॉइंट और लिखेंगे, किसके, एक्रोमेगाली के नीचे, कि ये तब तक नहीं पता लगता जब तक कि एक्सटर्नल फीचर नोटिस ना किए जाए। मतलब जब आपका कोई अंग बढ़ेगा तभी तो नोटिस कर पाओगे, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, राइट। ये तब तक पता नहीं चलता जब तक कि एक्सटर्नल फीचर विजिबल ना हो। एक्सटर्नल फीचर्स विजिबल ना हो, और ये लीड्स टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन, लीड्स टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, लीड्स टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन, एंड इफ नॉट चेक्ड, अगर इसको रोका नहीं गया, नॉट चेक्ड, देन लीड्स टू प्री मैच्योर डेथ, समय से पहले डेथ हो जाएगी। प्री मैच्योर डेथ, समय से पहले डेथ हो जाएगी व्यक्ति की। यानी खतरनाक है कि नहीं, खतरनाक है। एक तो पता नहीं चल रहा है, पता तब चल रहा है जब बाहरी फीचर नजर आए। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या यह है कि पता लगने के बावजूद भी अगर इसको रोका नहीं गया तो डेथ हो जाएगी, वो भी समय से पहले। इतनी बातें क्लियर है? तो अब अगर इसका अंडर सिक्रेशन होने लगा तो क्या होगा? अंडर सिक्रेशन समझते हो ना, हाइपो सिक्रेशन, कम निकलना। ओवर मतलब ज्यादा, अंडर मतलब कम। ओवर को ये हाइपर सिक्रेशन कहते हैं और अंडर सिक्रेशन को हाइपो सिक्रेशन कहते हैं। तो अब मैं बताऊं, अंडर सिक्रेशन ऑफ जीएच, अभी ओवर सिक्रेशन पढ़ रहे थे कि अंडर सिक्रेशन? अब अंडर सिक्रेशन या हाइपो सिक्रेशन ऑफ जीएच, इससे क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, लीड्स टू पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, यानी बौनापन, व्यक्ति की ग्रोथ नहीं होगी। उसमें शरीर भीम का बड़ा हो गया था, इसमें हाइट छोटी रह जाएगी, 3 फीट 3.5 फीट, ठीक है ना, इतनी रह जाती है। व्यक्ति बौना हो जाता है, ठीक है ना, उसकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो ये हो गया ड्वार्फ और उससे हो गया जायगेंटिज्म। दोनों उल्टा है ना। अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकला तो ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकला तो ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। अगर बच्चों में ज्यादा निकला तो क्या हुआ था? जायगेंटिज्म। और अगर बड़ों में ज्यादा निकला, एक्रोमेगाली। कौन सा खतरनाक है? एक्रोमेगाली खतरनाक है ना, क्योंकि एक्रोमेगाली में एक तो पता नहीं चलता, पता लगता भी है तो क्या होता, अगर इलाज नहीं कराया तो क्या होगा? सीरियस कॉम्प्लिकेशन और डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें क्या होता है, फेशियल बोन में सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं। वैसे भी फेस में बहुत धीरे धीरे वृद्धि होती है, ठीक है ना, तो काफी सालों तक तो पता ही नहीं लग पाता। पता भी लग पाता है तो फिर सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट हार्मोन पे, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, लेक्टिन वर्ड आ रहा है। लेक्टिन किससे संबंधित होता है? मिल्क से। यानी इसकी टारगेट सेल क्या है? टारगेट सेल मिल्क कहां बनता है? टारगेट सेल इज मेमोरी ग्लैंड। ये यहां पर क्या करेगा? हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ मिल्क, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय मिल्क बनाता है। एंड आफ्टर पार्चुरेशन,
पार्चुरेशन समझते हो ना आप? बेबी बर्थ को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन, डिलीवरी। तो ये मिल्क बनाएगा। नोट करके यहाँ पे एक बात लिख लेनी है कि मिल्क ये बनाता जरूर है लेकिन मिल्क को निकालता नहीं है। मिल्क, ये मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन है। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इज या लेट डाउन हार्मोन। मिल्क इजेक्टिंग या लेट डाउन हार्मोन, इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, याद है ऑक्सीटोसिन कहां से निकलता है? एंटीरियर लोब से कि पोस्टीरियर लोब से? पोस्टीरियर लोब से। रिलीज होता है कि सिक्रीट होता है? हाँ, रिलीज होता है। एक्चुअली इसका निर्माण कहां हुआ था? हाइपोथैलेमस। इज दैट क्लियर? तो प्रोलैक्टिन की टारगेट सेल है मेमोरी सेल, मेमोरी ग्लैंड, और ये मेमोरी ग्लैंड को इनलार्ज भी करता है। ऑल्सो इनलार्ज इट, इसको बड़ा भी करता है, तभी तो मिल्क ज्यादा बनेगा ना। अगर मेमोरी ग्लैंड को ये लार्ज नहीं करेगा प्रेगनेंसी के समय तो क्या मिल्क ज्यादा बनेगा? नहीं, मिल्क ज्यादा तभी बनेगा जब ये मेमोरी ग्लैंड को इनलार्ज कर देगा। इज दैट क्लियर? प्रेगनेंसी के दौरान मेमोरी ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा मिल्क बन सके। और मिल्क बनाने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। जबकि मिल्क निकालने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अगला हार्मोन है प्रोलैक्टिन के बाद एसीटीएच। क्या नाम था इसका पूरा? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पूरा नाम मैं बता चुका हूं कल। एसीटीएच ये कहां काम करता है? ये किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है कैप जैसी, इसमें दो भाग होते हैं। एक होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल ग्लैंड होती है, उसका बाहर वाला भाग एड्रीनल कॉर्टेक्स और अंदर वाला भाग एड्रीनल मेडुला। तो ये कहां काम करेगा? नाम से देखो क्या लग रहा है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। बताओ टारगेट सेल कहां पे है? कॉर्टेक्स की मेडुला। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कॉर्टिकस, कॉर्टिकोवर्ड किसके लिए आ रहा है? हाँ, तो ये यहां जाके काम करेगा, इसकी टारगेट सेल यहां है। जब यहां पर एसीटीएच काम करेगा, जब यहां पर एसीटीएच काम करेगा तो यहां से निकलेगा क्या? एक हार्मोन यहां से निकलेगा, सिक्रीट एंड सिंथेसाइज ए स्टीरॉइड हार्मोन। स्टीरॉइड मतलब फैट का डेरिवेटिव, स्टीरॉइड हार्मोन दैट इज, और ये स्टीरॉइड हार्मोन ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करेगा। तो नाम क्या पड़ा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोज को कंट्रोल करेगा, इसलिए नाम पड़ा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो बताओ एसीटीएच की टारगेट सेल क्या है? एड्रीनल कॉर्टेक्स। देखो एड्रीनल कॉर्टेक्स पे काम कर रहा है और यहाँ की कोशिकाओं में ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है? कहता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा बनाओ। क्या बनाओ? एक स्टेरॉइड हार्मोन। नाम क्या है उसका? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? इट कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल, दैट इज नोन एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसीलिए नाम पड़ा ग्लूको, मतलब ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर मेंटेन करेगा, राइट? अब एसीटीएच के बाद आया एक दूसरी ग्लैंड, उसका नाम है एक दूसरा हार्मोन टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहां काम करेगा? ये यहां काम करेगा थायराइड ग्लैंड पर। ये कहां पे काम करेगा? थायराइड ग्लैंड पर। वर्क ऑन थायराइड ग्लैंड। तो ये देखो थायराइड ग्लैंड पर टीएसएच ने काम किया। तो थायराइड ग्लैंड ऐसा होता है, लोब, लोब जैसा होता है, देखा होगा, फिगर देखा होगा, इस तरीके का होता है, कई जगह बना होता है, देखा होगा आजकल कई डायग्नोस्टिक सेंटर में बना होता है, ठीक है ना? तो थायराइड ग्लैंड में बाई लोब्ड होती है। टीएसएच जब इस पर काम करता है तो यहां पर होती है सिंथेसिस एंड, आगे बोलो, सिक्रीशन। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। यहां से सिंथेसिस होने लगती है किसकी? थायराइड हार्मोन की। थायराइड हार्मोन निकलने लगा।
थायराइड हार्मोन निकलने लगा। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अब अगला, इसके बाद आता है एक नेक्स्ट वाला, टीएसएच हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, जीएच हो गया। अब कौन सा बचा? एसीटीएच भी हो गया। कौन सा बच रहा है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। नाम से क्या क्लियर हो रहा है? ये गोनाड्स पे काम करेगा। इसकी टारगेट सेल क्या है? टारगेट सेल इज गोनाड्स। गोनाड्स क्या होता है? टेस्टिस एंड ओवरी। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी पे टारगेट करेगा और फिर वहां से उनके हार्मोन निकालेगा। ठीक है ना? हेल्प्स इन सिंथेसिस एंड secretion of gonadal हार्मोन। सेक्स हार्मोन्स लिख दो। ठीक है ना? और ये दो हार्मोन का इसमें वो होता है मिक्सचर। गोनाडोट्रोपिन में दो हार्मोन होते हैं। गोनाडोट्रोपिन इंक्लूड्स टू हार्मोन। एक को बोलते हैं एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक को एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है? अब जरा देखो मेल में क्या काम करेगा, फीमेल में कैसे काम करेगा, एक एक को देखते हैं। मेल में एफएसएच क्या करेगा? मेल में एफएसएच टेस्टिस पे काम करेगा, ऑन टेस्टिस। इसकी टारगेट सेल है टेस्टिस। और ये टेस्टिस के अंदर क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ा देता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म का बनना, शुक्राणुओं का बनना, यही कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है? अब एलएच कहां पे काम करेगा? एलएच क्या होता है? एलएच भी टेस्टिस से ही काम करेगा। और यहां पर टेस्टिस से जब काम करेगा तो यहां पर टेस्टिस के अंदर एक सेल होती है लीडिक सेल, लीडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल, वहां पे काम करेगा। वर्क्स ऑन, ये भी टेस्टिस में ही काम करेगा और निकालेगा। एंड हेल्प्स इन सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। यहां से एक हार्मोन निकलेगा एंड्रोजन। और इसका मेन हार्मोन आपने सुना होगा, मेन हार्मोन इज, एंड्रोजन में बहुत सारे हार्मोन का ग्रुप होता है। एंड्रोजन बहुत सारे हार्मोन का मिश्रण है, ग्रुप है। और इसका मेन हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। बताओ, टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। पढ़ा होगा, सुना होगा, कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा कि टेस्टोस्टेरोन मेल में मेलनेस मेंटेन करता है। अगर मैं मेल हूं तो मेरे अंदर कौन सा हार्मोन निकल रहा है? अगर नहीं हूं, कंफर्म हूं, है ना? तो अगर मतलब मैं मेल हूं तो क्या निकल रहा है? टेस्टोस्टेरोन। क्या निकलेगी? दाढ़ी निकलती है, मूछें निकलती है, आवाज भारी है। ठीक है ना? और क्या मेल वाले लक्षण है, कभी मुझे एहसास नहीं होता कि मैं फीमेल हूं, है ना? तो यानी मेलनेस लाता है, एग्रेसिवनेस लाता है, गुस्सा लाता है, ठीक है ना, एग्रेशन लाता है, ठीक है, मेलनेस की फीलिंग लाता है। तो ये सारा है। दाढ़ी मूछों का विकास करता है, ठीक है ना, भारी आवाज करेगा, मेल में जितने भी डक्ट सिस्टम है उनको विकसित करेगा, मेल में जितने भी ग्लैंड है जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड और ये सारी ग्लैंड, इनको ये डेवलप करेगा। आगे देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई? देखो ये क्या करेगा, फीमेल वाला हार्मोन क्या कैसे काम करेगा, क्या करेगा, ये थोड़ा इधर लिख लेते हैं। इधर फीमेल का सिंबल बना देते हैं, इसमें भी ऐसे दो भागों में बांट दें।
एक एफएसएच और एक एलएच। एफएसएच क्या करेगा, ओवरी पे काम करेगा ना, ये ओवरी पे काम करेगा, और ओवरी में ना छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल, ये उनका निर्माण करता है, ओवेरियन फॉलिकल को विकसित करने में मदद करता है, तभी तो नाम पड़ा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ओवेरियन फॉलिकल्स को विकसित करता है, यानी डेवलप। और आपको बता दें, 1 2 3 4 तरह के फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। कितने तरह के फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में? 4 तरीके के होते हैं, 4 तरीके के फॉलिकल्स होते हैं। प्राइमरी, जब प्राइमरी पे एफएसएच काम करेगा तो सेकेंडरी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सेकेंडरी, और फिर और काम करेगा टर्सरी, फिर और काम करेगा क्वाटरनरी। सबसे मैच्योर वाला किसे बोलेंगे? क्वाटरनरी। यानी इनका काम है ओवरी के फॉलिकल को विकसित करना। एलएच पे आ जाओ। एलएच क्या करेगा? देखो, जब फॉलिकल विकसित हो जाते हैं तो ये मैं ये लिख दे रहा हूं, ये है क्वाटरनरी फॉलिकल। क्वाटरनरी फॉलिकल को मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। ग्राफ नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, ग्राफ, मैच्योर ग्राफियन। ग्राफियन ये साइंटिस्ट का नाम है, ग्राफ, डी ग्राफ, डी ग्राफ, DED, ये वाला DED और GRAFF, ग्राफ, इन्होंने खोजा था। तो अब बताओ, इन्हीं के नाम पे पड़ गया क्या? ग्राफ का फॉलिकल, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल। इज दैट क्लियर? क्वाटरनरी फॉलिकल को मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। ये इस पर जाके काम करेगा, और जब इस पर जाके काम करेगा तो देखो क्या है, ये तो आपका क्वाटरनरी फॉलिकल है। अंदर कौन बैठा हुआ है? अंदर बैठा अंडा, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? सेकेंडरी oocyte बैठा हुआ है, एग। जब ये इस पे काम करेगा, ये बस्ट हो जाता है, ये फॉलिकल फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा, और बस्ट होने के बाद ये जो एग है ना, वो बाहर आ जाएगा। इसको रफली एग बोल देते हो, या ओवम बोल दो। ये ओवम बाहर आ जाएगा, इसको रफली ओवम बोल दो। ओवम बैठा हुआ है अंदर। बताओ, क्वाटरनरी फॉलिकल के अंदर कौन बैठा है? ओवम। लेकिन ओवम तभी बाहर आएगा जब इस पर कौन काम करेगा? एलएच। एलएच इसको बस्ट कर देगा, इसको डैमेज कर देगा। जब डैमेज कर देगा तो अंदर वाली स्ट्रक्चर बाहर आ जाएगी, और बाहर आने की प्रक्रिया को बोलते हैं ओव्यूलेशन। अंडा बाहर आने का प्रक्रिया क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन। और ऐसा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ठीक बीच के दिन में, बीचों बीच। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 दिन की होती है। बताओ कौन से दिन? लगभग 14वें दिन पे होता है। एलएच हार्मोन किस दिन निकलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडवे में। मिडवे मतलब कौन सा दिन? 14वें दिन पे। और क्या करता है? ये ग्राफियन फॉलिकल को लूट लेता है। लूट लेता है तो नाम क्या पड़ा? लूटिनाइजिंग हार्मोन। लूट लिया मतलब, है ना, लूट लिया उसके। और जब लूट गया तो उसका नाम पड़ जाता है कॉर्पस लूटियम, क्योंकि लूट चुका है। लूट गया है तो नाम बताओ। ग्राफियन फॉलिकल जब लूट जाएगा, मतलब जब डैमेज हो जाएगा, तो जो उसका थोड़ा बड़ा हिस्सा बचेगा, व्हाट इज दिस? कॉर्पस लूटियम, क्योंकि लूट चुका है। लूटने वाला हार्मोन, लूटने वाला हार्मोन एलएच किसको लूट लिया? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल या क्वाटरनरी फॉलिकल को लूट लिया। लूट लिया मतलब डैमेज कर दिया। डैमेज कर दिया तो बताओ ओवम बाहर आ जाएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, जब ओवम बाहर आएगा तो इस प्रक्रिया का नाम ओव्यूलेशन। क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन। अच्छा, जब ये ओवम तो बाहर आ गया, अब ये बॉडी जो है टूटी फूटी, फटी हुई, बेचारी, लाचार जो बॉडी है, उसका नाम लूटी हुई बॉडी। लूटी हुई बॉडी को क्या बोलोगे? कॉर्पस लूटियम। समझ आई बात? क्लियर?
इसी के नीचे लिखेंगे LH वाले सेक्शन में, LH वाले सेक्शन में लिखेंगे। देखो ये था, इसके ऊपर जब LH ने काम किया, कब? ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, शॉर्ट में लिख लेना MC, बाद में हम लोग डिटेल में तो पढ़ेंगे ही ये। और ये रहा आपका क्वाटरनरी फॉलिकल, और ये बैठा हुआ है रफली ओवम या सेकेंडरी साइड, बता चुका हूं। जब इस पे LH काम किया, 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे काम करता है, तो ये रप्चर हो जाता है, ये रप्चर हो जाता है और ओवम बाहर आ जाता है। दो चीजें हो जाएगी, ये बाहर आ गया, ये ओवम रिलीज हो गया, ओवम रिलीज्ड, दैट इज कौन सी प्रोसेस बोलेंगे? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन किस डेट पर होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडवे पर, या फिर बोला जाए डे बताओ तो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ये जो बॉडी बची हुई है फटी हुई, बेकार सी, लाचार सी, इस बॉडी को बोल देते हैं क्या? कॉर्पस मतलब बॉडी, लुटियम मतलब लुटी हुई। इसलिए नहीं बोलते हैं, इसमें क्या होता है, येलो कलर का पिगमेंट होता है, इसलिए लुटियम बोलते हैं। हम तो आपको याद करने के लिए बता रहे हैं कि हाउ टू लर्न। तो लुटी हुई बॉडी का नाम कॉर्पस लुटियम। अब इस कॉर्पस लुटियम पर लूटने के बाद भी LH को तसल्ली नहीं है, लूट लिया इसे, है ना, हमें तो लूट लिया। तो देखो कॉर्पस लुटियम, क्या कॉर्पस लुटियम जो था अभी ये लूट चुका है, पर फिर भी तसल्ली नहीं है, किसको? LH को। वो कहता है अभी भी नहीं छोड़ूंगा, आओ भैया, नहीं छोड़ोगे तो आओ। तो यहां से निकलने लगता है आंसू, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। इनके आंसू का नाम मतलब एक और हार्मोन निकलने लगा, लुटी हुई बॉडी से एक और हार्मोन निकलेगा, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन। बताओ कॉर्पस लुटियम को कौन मेंटेन करता है? LH। क्या करने के लिए मेंटेन करता है? प्रोजेस्टेरॉन निकालने के लिए। क्यों कहता है प्रोजेस्टेरॉन निकालो? क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन कराना है। समझ में आई बात? बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हो सकता है कि फीमेल प्रेग्नेंट हो, और फीमेल को प्रेग्नेंट करने के लिए उसे मेंटेन करना पड़ेगा। तो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? PR फॉर प्रेगनेंसी और PR फॉर प्रोजेस्टेरॉन। देखो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन को मेंटेन करने के लिए ही LH क्या करता है? कॉर्पस लुटियम से ये हार्मोन निकालता है। बताओ ओवरी से कितने हार्मोन निकले? 2, ठीक है। एक निकलता है, एक और निकलता है, पता है? एस्ट्रोजन। वो कहां से निकलता है? यहां से निकलता है एस्ट्रोजन, यहां से लिख दे। एक और हार्मोन निकलता है यहां से, एस्ट्रोजन। और ये सिमिलर टू टेस्टोस्टेरोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन मेरे अंदर मेलनेस ला रहा था, वैसे जो एस्ट्रोजन है किसी फीमेल में फीमेलनेस लाएगा। जैसे पतली आवाज की भारी आवाज, लो पिच की हाई पिच, लो हाई पिच, फीमेल की आवाज जो होती है ना हाई पिच होती है। अच्छा और क्या करेगा वो? उसमें फेशियल हेयर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। फेशियल हेयर कहां बनाएगा? दाढ़ी मुझे नहीं बनाएगा। और भी बहुत सारे कंट्रोल करेगा, मेमोरी ग्लैंड को विकसित करेगा, ठीक है ना, और भी बहुत सारे सेकेंडरी काम करेगा, क्लियर है। सेक्सुअल बिहेवियर मेंटेन करेगा। तो ओवरी से कितने हार्मोन निकले? 2। पहला कहां से निकला? फॉलिकल से, क्या नाम है? और दूसरा कहां से निकला? क्या नाम है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रेगनेंसी मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा है? और फीमेलनेस मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। इसकी डिटेल अभी आगे पढ़ेंगे, इसकी डिटेल आगे पढ़ेंगे। FSH का काम और LH का काम मेल फीमेल में दोनों में क्लियर हो गया? एक बार रिमाइंड करा रहा हूं। मेल में टेस्टिस पे काम करेगा, देखो टेस्टिस। फीमेल में ओवरी पे काम करेगा, क्योंकि नाम ही है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेड्स पे काम करता है। फिर आपको बताया FSH क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ावा देगा, यानी शुक्राणु बनाने में मदद करेगा। और LH जो होता है ये क्या करेगा? ये एंड्रोजन नाम का हार्मोन निकालता है। एंड्रोजन का मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस से निकलने वाला स्टेरॉइड हार्मोन का नाम, टेस्टिस से निकलने वाला स्टेरॉइड हार्मोन का नाम
राइट, चलो ये याद हो गया। और ये मेलनेस कंट्रोल करता है। अब आ जाओ इधर, ओवरी में ये दोनों काम करेंगे। ओवरी के अंदर ये वाला जब काम करेगा एफएसएच, तो ओवरी के फॉलिकल विकसित हो जाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से क्वाटरनरी। और जब तक कोई चीज मैच्योर नहीं हो जाती तब तक उसका उपयोग नहीं हो सकता। अब ये मैच्योर हो गई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन चल रहा है, एलएच आया, एलएच ने इसको डैमेज कर दिया। डैमेज बॉडी को बोलते हैं कॉर्पस लूटियम, है ना। और जो जो ये स्ट्रक्चर था वो ये बाहर आ गया। बाहर आने की प्रक्रिया को क्या बोलते थे? बाहर आने की प्रक्रिया को क्या बोलते थे? ओव्यूलेशन। ऐसा कौन से दिन हुआ? मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडवे में, यानी 14 डे पर। अच्छा, ये कॉर्पस लूटियम को अभी भी एलएच ने नहीं छोड़ा, इसको अभी मेंटेन किए पड़ा है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि हमें क्या मेंटेन करना है? प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी तभी मेंटेन होगी जब तक कौन सा हार्मोन नहीं निकलेगा? एलएच, सॉरी, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन जब तक नहीं निकलेगा तब तक प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी। और याद भी रहेगा, पीआर मतलब प्रेगनेंसी, पीआर मतलब प्रोजेस्टेरॉन। इतनी बातें क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं। अगला हार्मोन कौन सा होगा? मिडिल से एक हार्मोन निकला था, नाम बताओ? एमएसएच। नाम से स्पष्ट हो रहा है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जरा देखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मिलानोसाइट सिंथेसिस। मतलब ये हार्मोन जितना ज्यादा निकलेगा उतना ज्यादा मिलानोसाइट सेल्स बनेंगी, और जितना ज्यादा मिलानोसाइट्स बनेंगी उसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है पता है? मिलानोसाइट्स में कौन सा पिगमेंट होता है? मिलानिन पिगमेंट। और आपको पता होना चाहिए कि मिलानिन पिगमेंट क्या करता है? स्किन का पिगमेंटेशन कंट्रोल करता है। कंट्रोल पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। अगर एमएसएच ज्यादा निकलेगा स्किन का कलर डार्क, और कम निकलेगा स्किन का कलर लाइट। क्योंकि देखो, ज्यादा निकलेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एमएसएच ज्यादा, मिलानोसाइट ज्यादा बनाएगा। मिलानोसाइट ज्यादा तो मिलानिन पिगमेंट शरीर में ज्यादा बनेगा, मिलानिन ज्यादा बनेगा तो स्किन का कलर डार्क। लिख देते हैं, अगर एमएसएच का ओवर सिक्रीशन हो गया, ओवर सिक्रीशन, तो स्किन इज डार्क की लाइट? स्किन इज डार्क। और अगर अंडर सिक्रीशन हो गया, स्किन इज लाइट, तो स्किन रहेगी लाइट। एमएसएच के बारे में भी पता चल गया, यानी एंटीरियर लोब के हार्मोन हो गए, प्लस आपका मिडिल लोब का भी हार्मोन हो गया। अब कौन सा बचा है? केवल और केवल पोस्टीरियर लोब का। पोस्टीरियर लोब से कितने हार्मोन निकलते हैं? फार्मूला क्या बताया था? आओ, ए और ओ। ए से एडीएच, ओ से ऑक्सीटोसिन। तो पहले ए वाला पढ़ते हैं। एडीएच, एडीएच का पूरा नाम होता है एड्रीनो, वो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसकी टारगेट सेल है डीसीटी ऑफ किडनी। किडनी के अंदर डीसीटी होती है ना, डीसीटी याद है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहां पे जाके वर्क करेगा, और जब यहां पे वर्क करेगा तो ये क्या करेगा? मान लो ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ट्यूब होती है, ऐसे डीसीटी टेढ़ी मेढ़ी ट्यूब है जो कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ी होती है, याद है ना? कलेक्टिंग डक्ट से ये डीसीटी है, ये जुड़ी हुई है। तो ये यहां पे जब काम करेगा तो ऐसा क्या काम कर देगा कि यहाँ पे कुछ काम तो करेगा ना। तो वो काम कैसा होगा, क्या करेगा? ये यहां से निकाल लाएगा। क्या निकालेगा? यहां से निकालेगा री एब्जॉर्प्शन, का मतलब होता है पुनः निकाल लेना। री एब्जॉर्प्शन, हेल्प्स इन री एब्जॉर्प्शन, हेल्प्स इन क्या? एडीएच। एडीएच की बात चल रही है। एडीएच हेल्प्स इन री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर इलेक्ट्रोलाइट को निकाल लाएगा।
और निकाल के कहां भेज देगा? टू ब्लड, टू ब्लड, ब्लड में भेज देगा। यानी ये यूरिन में पानी और नमक को कंट्रोल कर रहा है। यहां पे यूरिन बन जाएगा ना, तो यूरिन में पानी और नमक को ये नियंत्रित करेगा। कैसे? अगर एडीएच ज्यादा निकल रहा है, सोच के देखो, अगर एडीएच ज्यादा निकल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पानी और नमक निकाल लिया जाएगा, तो यूरिन हो जाएगा गाढ़ा, यूरिन हो जाएगा गाढ़ा, कॉन्सेंट्रेटेड। और अगर एडीएच की कमी है तो बताओ यूरिन कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, और इस तो एक रोग हो जाएगा। और उस रोग का नाम होता है क्या? उस रोग का नाम होता है डायूरेसिस, डायूरेसिस। और इसी रोग को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, यहां लिख रहा हूं। इफ एडीएच का सिक्रीशन घट जाए तो क्या हो जाएगा? देयर इज लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, लेस, ये रीएब्जॉर्प्शन ही है, लेस रीएब्जॉर्प्शन लिख दो वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे एब्जॉर्प्शन की रीएब्जॉर्प्शन। देयर इज लेस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम डीसीटी। अब बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? सोच के देखो, अगर यहां से पानी और नमक कम निकल रहा है तो बताओ यूरिन में पानी और नमक की मात्रा बढ़ जाएगी, तो यूरिन बढ़ जाएगा, यूरिन बढ़ जाएगा तो यूरिन कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट की कॉन्सेंट्रेट। हाँ, इसका रिजल्ट होगा यूरिन विल बी डाइल्यूट। और इस केस को बोलते हैं क्या? डायूरेसिस। और इस डिजीज को बोलते हैं, डिजीज इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस। एडीएच की कमी से कौन से डायबिटीज होता है? डायबिटीज मिलाइटस की डायबिटीज इंसिपिडस। जबकि हम लोगों ने एक और डायबिटीज पढ़ा है इंसुलिन की कमी से, उसे क्या बोलेंगे? डायबिटीज मिलाइटस। अरे शुगर वाला रोग वो अभी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे जब इंसुलिन हार्मोन पढ़ेंगे तब। बताओ कितनी तरह की डायबिटीज होती है? दो तरह की, एक डायबिटीज इंसिपिडस और एक डायबिटीज मिलाइटस। एडीएच की कमी से कौन सा हुआ? इंसिपिडस की मिलाइटस। इंसुलिन की कमी से कौन सा होगा? हाँ, शुगर डिजीज किसे बोलेंगे? डायबिटीज इंसिपिडस की डायबिटीज मिलाइटस, डायबिटीज मिलाइटस। अब यहां पे भी दो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे पूछे जा सकते हैं। पूछा जाएगा अगर एडीएच कम हुआ तो क्या हो जाएगा? तो डायूरेसिस हो गई। और अगर एडीएच बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा तब उसे डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्लियर कर देना चाहते हैं। अगर एडीएच की कमी हुई थोड़ी बहुत तो क्या हो जाएगा? डायूरेसिस। अगर एडीएच स्टॉप हो गया तो क्या हो जाएगा? क्लियर है ना? अगर एडीएच की कमी हुई तो क्या? देखो, ये कम ही हो रही है या स्टॉप हो जाए तो बताओ। एडीएच की अगर कमी हुई तो क्या हो जाएगा? और अगर एडीएच बिल्कुल स्टॉप हो गया तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज इंसिपिडस। थोड़ा सा अंतर है दोनों में। आपको पहले ही बता चुका हूं कि एडीएच का एक और नाम है। क्या नाम है? ये किडनी की ब्लड वेसल को सिकोड़ता है, इसलिए नाम पड़ा क्या? वैसोप्रेसिन। एडीएच का एक और नाम है क्या? ये ब्लड वेसल को सिकोड़ता है कि फैलाता है? बीपी को बढ़ाता है कि घटाता है? बताओ, जब ब्लड वेसल सिकुड़ेगा, वॉल्यूम कम तो प्रेशर, तो बताओ बीपी घटेगी कि बढ़ेगी? हाँ, तो वैसो डायलेटर बोलेंगे कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा वैसोप्रेसिन। ब्लड वेसल को प्रेस कर रहा है, ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। एडीएच का दूसरा नाम, एडीएच का दूसरा नाम, क्योंकि वैसो मतलब ब्लड वेसल, प्रेसिन मतलब दबाना, प्रेस करना। दबाएगा तो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो बीपी बढ़ेगा। इसीलिए एडीएच का दूसरा नाम, हाँ, तो ADH is also known as vasopressin because ये ब्लड वेसल को प्रेस कर रहा है जिससे बीपी बढ़ेगा, इसीलिए नाम पड़ा वैसोप्रेसिन।
अब एक आखिरी हार्मोन है, कौन सा? ऑक्सीटोसिन। इसकी दो टारगेट सेल है, एक तो स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस, स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस, यूट्रस यानी गर्भाशय, जहां बच्चा पलता है उसे क्या बोलते हैं? गर्भाशय। और दूसरा मेमरी ग्लैंड। याद करो, मेमरी ग्लैंड में क्या करेगा? मिल्क बनाएगा कि निकालेगा? मिल्क बनाएगा कि निकालेगा? देखो, जब यहां पे ये ऑक्सीटोसिन काम करेगा, मैं ओ लिख दे रहा हूं, जब ऑक्सीटोसिन यहां पे काम करेगा ना, तो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा? वाइग्रसली। कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल, जिससे क्या होगा? बेबी बर्थ आसान हो जाएगा। विल बी इजी। इसीलिए इसको पता क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन कहते हैं। इसीलिए इसको जन्म देने वाला हार्मोन कहते हैं, बर्थ हार्मोन। और मेमरी ग्लैंड पे जब ये काम करेगा तो क्या करेगा? क्या होगा? मेमरी ग्लैंड में मिल्क ऑलरेडी बन चुका है, किसने बनाया था? प्रोलैक्टिन। बस उसको बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए कौन आएगा? ऑक्सीटोसिन। ये मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन। याद करो, या लेट डाउन ऑफ मिल्क, मिल्क निकालने वाला हार्मोन। तो एक तो इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, और दूसरा इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो ये कौन सी ग्लैंड फिनिश हो गई? पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके हार्मोन पूरे फिनिश हो गए। कोई भी डाउट अब नहीं रहा यहां। तो देखो, एंटीरियर वाले सारे हार्मोन और उसका टारगेट सेल हमने पहचान लिया था। टीएसएच ने थायराइड ग्लैंड पर जाकर के थायराइड हार्मोन को निकाला, एसीटीएच ने एड्रिनल कॉर्टेक्स पे अटैक किया और वहां से एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला हार्मोन निकाला, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एफएसएच और एलएच ने जाकर के, किसी ने स्पर्म बनाया तो किसी ने क्या किया? ओव्यूलेशन में मदद किया, किसी ने ग्राफिन फॉलिकल को मेंटेन किया। याद आया? ग्रोथ हार्मोन ने पूरी बॉडी का ग्रोथ किया, हमारी पूरी बॉडी की हड्डियों को लंबा किया, पूरी मसल्स को बड़ा किया, ठीक है ना? उसके अलावा प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन जो है मेमरी ग्लैंड पे काम करता है, मिल्क बनाता है। इज दैट क्लियर? फिर आपको बताया, पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन रिलीज होते हैं ब्लड वेसल में। पहला होता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा होता है एडीएच। जो ऑक्सीटोसिन है उसकी टारगेट सेल क्या है? यूट्रस मसल, यूट्रस की स्मूथ मसल, ठीक है ना? और मेमरी ग्लैंड। और जबकि एडीएच किडनी के डीसीटी पे काम किया था। दोनों के बारे में हमने आपको बता दिया। बेबी बर्थ हार्मोन से बेबी बर्थ होगा। बेबी बर्थ आसान कब होता है? जब यूट्रस की मसल सिकुड़ जाएगी, फैल जाए, सिकुड़ जाए। जब यूट्रस की मसल सिकुड़ेगी तो क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इसी प्रेशर के कारण क्या होगा? बेबी हेड द्वारा बाहर आता है। बेबी का बर्थ कहां से होता है? कभी कभी पैर, बेबी पलट जाता है, पैर इस साइड आ जाता है, तो फिर बाहर नहीं कराते, क्योंकि अगर पैर द्वारा बाहर कराएंगे, पैर वार नाजुक है, कहीं टूट गया, फ्रैक्चर हो जाएगा, इसलिए हेड से बाहर निकालते हैं। हेड से बाहर निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, ऐसे। और अगर पैर से बाहर निकलेगा तो ऐसे निकल सकता है, हाथ पर ऐड सकते हैं, है ना? तो इस तरफ से सही पोस्चर यही होता है, राइट? ये जाइगेंटिज्म का केस है, जाइगेंटिज्म का केस है, ठीक है ना? ये देखो, यहां पे दो दो हार्मोन हमने बताए थे टेस्टिस पे काम करते हैं। एक करता था एफएसएच, और एक एफएसएच जो है ना, इस ट्यूब के अंदर काम करता है, जो कॉइल ट्यूब है। इस कॉइल ट्यूब के अंदर ही स्पर्म का निर्माण होता है, और इस कॉइल ट्यूब का नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसीलिए नाम मैंने अभी नहीं बताया था, क्योंकि एक चैप्टर है पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें पूरा यही तो पढ़ेंगे, राइट? चलो, अब देखो, इन ट्यूब्स के बीच बीच में गैप होता है, उस गैप में ही सेल पाई जाती है, उसी सेल को लीडिंग सेल कहते हैं। उसी लीडिंग सेल पे जब एलएच काम करता है तो क्या निकलता है? एंड्रोजन। और एंड्रोजन का मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। चलो, ये बात भी क्लियर हो गई। अब यहां आ जाओ, ओवरी के अंदर देखो फॉलिकल्स दिख रहे हैं। ये देखो, सबसे छोटा वाला प्राइमरी फॉलिकल, थोड़ा बड़ा वाले को सेकेंडरी मान लेते हैं। ये देखो, थोड़ा और बड़ा हो गया टर्सरी, और देखो और बड़ा हो गया तो
मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल या क्वाटरनरी भी बोल सकते थे, ठीक है ना। अब ये देखो रप्चर हो गया, रप्चर हो गया, किसने रप्चर किया बताओ? एलएच, एलएच ने इसे लूट लिया, नाम पड़ा लूटिनाइजिंग हार्मोन। मतलब ये तो एक जोक है, लूटिनाइजिंग इसलिए हार्मोन नहीं हुआ, उसमें लूटिन नाम का एक पिगमेंट होता है पीले कलर का, इसीलिए बोलते हैं लूटिनाइजिंग हार्मोन। देखो अब ये देखो, ये जो बॉडी लूट गई वो बची हुई है, ये बची हुई बॉडी का नाम कॉर्पस लूटियम क्या निकालेगा? प्रोजेस्टेरोन। क्यों निकालेगा? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। और ये ओवम बाहर आ जाएगा, ओवम बाहर आने की प्रक्रिया का नाम ओवुलेशन। कौन से दिन पे आएगा? 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या मिड वे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इज दैट क्लियर? अब सारी चीजें विजुलाइज हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर। और ओवरी का शेप आलमंड शेप होता है, बादाम, कच्चा बादाम, है ना? क्लियर। अच्छा, आपको बताया गया था, एक ड्वार्फिज्म का केस बताया गया था। क्रिटिनिज्म अभी पढ़ाया नहीं है। क्रिटिनिज्म क्या होगा? थायराइड में भी बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, थायराइड की कमी से भी बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, उसे बोलते हैं क्रिटिनिज्म। तो दोनों में अंतर है। पिट्यूटरी वाले में नर्वस सिस्टम नॉर्मल रहेगा, प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होगी, और नॉर्मल नॉर्मल रहता है। क्या? रिप्रोडक्टिव सिस्टम नॉर्मल होगा, ब्रेन वगैरह नॉर्मल होगा, ठीक है ना। प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होगी, मतलब हाथ पैर जो है ना वो बिल्कुल उसी, अगर बच्चा बौना भी रह गया तो ऐसा नहीं कि हाथ बढ़ गए पैर नहीं बढ़े, पूरी बॉडी में हाथ भी छोटे छोटे, पैर भी छोटे छोटे, ठीक है ना, कान भी छोटे छोटे, नाक भी छोटी छोटी, मुंह भी छोटा छोटा, हर चीज छोटा छोटा, छोटू छोटू, है ना। तो ये ड्वार्फिज्म का केस है। अब यहाँ देखो, ये मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, ये ऐसे बच्चे हैं जो छोटे तो होंगे पर मानसिक रूप से विक्षिप्त होंगे। अगर थायराइड की कमी से ड्वार्फिज्म हो रहा है तो उसे क्रिटिनिज्म कहते हैं, और ये मानसिक रूप से मेंटली रिटार्डेड होंगे, और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। पता लगा हाथ छोटे रह गए, पूरी बॉडी बड़ी है, पता लगा टांगे बड़ी है, बाकी चीजें छोटी रह गई, है ना, डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम अफेक्टेड हो जाएगा, मतलब स्ट्राइल होगा, स्ट्राइल होगा। ये स्ट्राइल नहीं होता। अच्छा बताओ, सर्कस में जो बौने लोग जिनको बोलते क्लाउन, क्लाउन यानी क्या? जोकर, क्लाउन यानी जोकर, जो क्लाउन काम करते हैं सर्कस में वो कौन से वाले होंगे? वो आपको हंसाते हैं कि वो खुद मेंटली रिटार्डेड है, हंसाते इंटरटेन करते हैं ना। बताओ कौन सा केस बनेगा? ड्वार्फिज्म वाला, दैट इज पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। दिस टाइप ऑफ ड्वार्फिज्म इज नोन एज पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। अगर वो खुद मेंटली रिटार्डेड होगा तो क्या आपको घंटा हंसाएगा, रुला देगा, इमोशनल करा देगा? सही है कि नहीं? तो यानी क्या, ये पिट्यूटरी जो सर्कस में काम करने वाले बौने होते हैं, क्लाउन होते हैं, वो कौन से वाले होते हैं? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, नॉट थायराइड ड्वार्फिज्म। थायराइड ड्वार्फिज्म नहीं होता, थायराइड ड्वार्फिज्म का दूसरा नाम क्रिटिनिज्म। इज दैट क्लियर? अब मैं एक हार्मोन पढ़ाने जा रहा हूं, उससे पहले आपको बता दूं उस हार्मोन के बारे में। ये हार्मोन 24 घंटे हमारी देख रेख करता है, 24 घंटे जो जो काम हम करते हैं ये सारी निगरानी इसी की है। 24 घंटे जो जो काम करते हैं सब में इसी का योगदान है, और इसका नाम है क्या? मेलाटोनिन। और ये जिस ग्रंथि से निकलता है उसका नाम है पीनियल ग्लैंड। बताओ, पिट्यूटरी की पीनियल ग्लैंड एपिथैलेमस के ऊपर होता है, जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के नीचे था, ठीक है। हमारे फोर ब्रेन के डोर्सल साइड पे होता है, और ये देखो फोर ब्रेन के डोर्सल साइड पे नाम लिखा है पीनियल ग्लैंड। और ये कौन सा हार्मोन निकालता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। आप देख पा रहे हो फिगर में एक चीज समझाने की कोशिश की गई है। सुबह के समय जो होता है मेलाटोनिन, लाइट आएगी, लाइट आंखों पे जाएगी, और आंखों से यहाँ पे एक कनेक्शन होता है जिससे मेलाटोनिन कम निकलेगा। लेकिन रात के समय देखो क्या रहा है, स्टिमुलेशन हो रहा है मेलाटोनिन। रात के समय आंखें बंद हो जाती हैं, लाइट ऑफ करके सो जाते हैं। लाइट ऑफ करके अच्छी नींद आती कि लाइट खोल के? हम कहते हैं आप लाइट खोलते भी होगा तो कितनी छोटी वाली, नाइट में हल्का हल्का दिखता रहे, है ना, वाली, ठीक है ना, नाइट वाली लाइट चालू करते होगे। ज्यादातर लोग लाइट ऑफ करके सोते हैं, है ना। तो क्योंकि सोना भी चाहिए, जो लोग लाइट ऑन करके सोते हैं उनकी नींद जरूर खुलेगी, वो उनको मेंटली उनको पीसफुल नहीं रहेंगे, क्योंकि लाइट जब मिलेगी तो मेलाटोनिन नहीं निकलेगा, और जब नहीं निकलेगा तो ब्रेन एक्टिव रहेगा, आराम नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ देखो, जब लाइट नहीं रहती है, जब रात होता है तो आंखों पे लाइट नहीं जाती, तो मेलाटोनिन जो होता है ना ज्यादा निकलता है। मेलाटोनिन जब ज्यादा निकलने लगता है तो वी फील स्लीपी। मेलाटोनिन जब कम निकल रहा है वी फील एक्टिव। इस समय बताओ हमारी बॉडी में मेलाटोनिन
ज्यादा निकल रहा है, तो हम लोग एक्टिव है कि इनएक्टिव हो गए? और जो सो रहा है ना या सो रही है, सोच लो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर मेलेटोनिन ज्यादा निकल रहा है। समझ में आई बात? तो ये बात क्लियर हो गई। तो मेलेटोनिन कब कब ज्यादा निकलता है, रात को कि दिन को? और जब जब मेलेटोनिन ज्यादा निकलेगा तो वी फील स्लीपी, यानी ये हमारी नींद को मेंटेन करेगा। बताओ, सुलाने वाला हार्मोन और जगाने वाला हार्मोन भी। क्यों? मेलेटोनिन जब ज्यादा होगा तो सुला देगा, और जब सवेरे सवेरे लाइट आने लगती है तो लाइट आएगी तो हम एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि मेलेटोनिन कम हो गया। समझ आई बात? सो स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करता है। देख लो 24 घंटे की साइकिल को सर्केडियन रिदमिक साइकिल बोलते हैं, सर्केडियन रिदमिक साइकिल, डायरनल साइकिल बोलते हैं। देखो आप देख पा रहे होगे, रफली देखें, ये सब हमें याद नहीं करना, लेकिन मैं आपका माइंड मैप बनाने के लिए ये चीज बता रहा हूं। देखो माना कि हम यहां से स्टार्ट करते हैं, रात से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे रात कहां गई, ये 21 बजे यानी 9 बजे, 9 बजे मेलेटोनिन सिक्रेशन स्टार्ट हुआ, 9 बजे अपने आप स्टार्ट हो गया। एक एवरेज व्यक्ति में बता रहे हैं, अपना अपना टाइम होता है। अगर आप 11 बजे सोते हो तो समझो मेलेटोनिन 9 बजे निकलने लगेगा। एक एवरेज व्यक्ति की बात की जा रही है। अब आपका पता नहीं क्या हैबिट है, आप पता लगा रात को 4 बजे सोते हो, वो आपका हैबिट है, वो उसी हैबिट पे निकलेगा, आदत के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो देखो माना मैं अपनी बात करूं तो मेरा 21 बजे निकला, यानी कि 9 बजे मेलेटोनिन सिक्रेशन स्टार्ट हुआ। 22:30 यानी 10:30 पे वॉबल मूवमेंट सप्रेस्ड, मतलब मेरे अंदर अब हाथों में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, मतलब मैं भोजन नहीं पचा पाऊंगा क्योंकि मैंने खाना वाना सब ले लिया है ऑलरेडी। वॉबल मूवमेंट, अब मुझे भूख नहीं लगी क्योंकि मैं सोने के कगार पे चला जाऊंगा। फिर उसके बाद 2 बजे डीप स्लीप, खर्राटे भर रहा हूँ। देखो जेड 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 खर्राटे भर रहा हूं। करीब 4:30 बजे लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर होता है, यानी ये बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर रहा है। 6 बजे यानी 6:45 पे शार्पेस्ट ब्लड प्रेशर राइज। देखना ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक आता है इसी समय, क्योंकि बीपी सबसे हाई कर देता है। बीपी इस समय हमारा सबसे हाईएस्ट होता है। क्लियर है ना? तो ये हो गया। अच्छा 7:30 पे लगभग 7:30 बजे, ये मेरे लिए बिल्कुल फिट है, 7:30 बजे सिक्रेशन स्टॉप हो गया तो मैं अवेलेबल हो गया कोचिंग में, है ना, एक्टिव हो गया। फिर उसके बाद देखो 8:30 बजे लगभग जिसके लिए बॉबल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो लोग फ्रेश होते हैं ये वो उनके लिए है, सबका अलग अलग हो जाता है। फिर हाईएस्ट टेस्टोस्टेरोन 9 बजे निकलेगा, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, ठीक है ना। 10 बजे हाईएस्ट अलर्टनेस आ रही है, वो बता रहा है कि ये कब कर रहा है। देखो 12 बजे नून में सबसे ज्यादा निकल रहा है, वो सबसे ज्यादा अलर्ट कर रहा है। फिर लगभग 2:30 बजे कोऑर्डिनेशन कर रहा है, फास्टेस्ट रिएक्शन कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन कर रहा है। फिर 6:30 बजे के करीब फिर क्या होगा, हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होगा। उधर देखो लगभग 6:45 पे, इधर भी है, मतलब क्या हो रहा है। और फिर देखो लगभग 7 बजे हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। तो आप क्या 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 समझ पाए, ये नींद लाएगा कि नहीं लाएगा, ये नींद से उठाएगा कि नहीं उठाएगा, ये 24 घंटे निगरानी करेगा कि नहीं करेगा, बीपी घटाना है बढ़ाना है ये करेगा, टेम्परेचर बढ़ाना है घटाना है ये करेगा। ये हमारी डिफेंस की कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है, हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मेलेटोनिन का मेन काम जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, रेगुलेट सर्केडियन स्लीप वेक साइकिल। सर्केडियन का मतलब होता है 24 घंटे की, 24 घंटे में हम कब सोते हैं हम कब जगते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं 11 बजे सोता हूं तो ऑटोमेटिक मैं मोबाइल पे समय ना भी देखूं, वॉच में ना भी देखूं, वॉल क्लॉक में ना भी देखूं, तो मुझे अपने आप नींद आने लगेगी। ये क्योंकि मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन कर रही है। ये घड़ी हमें नहीं सुलाती, घड़ी देख के अगर लोग सोते ना तो घड़ी देख के सोते तो फिर क्या होता कि नींद की दवाएं ना देनी पड़ती लोगों को। बोलो, घड़ी देख लिया अपने आप नींद आ गई। कुछ लोगों को नींद नहीं आती ना तो दवा दे के सुलाया जाता जबरदस्ती, है ना, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक खराब हो गया। हमारे अंदर की बायोलॉजिकल क्लॉक अगर मेंटेन है तो हमें किसी दवा और उसकी जरूरत नहीं है, किसी घड़ी की जरूरत नहीं है। हम अपने आप सोएंगे, अपने आप जगेंगे, हमें कोई जगाने नहीं आता। मुझे याद है मैं कभी अलार्म नहीं लगाया लाइफ में, मतलब इवन जब स्टूडेंट लाइफ में भी था तब भी अलार्म नहीं लगाता था। अगर मुझे 2 बजे जगना है तो मेरा पता नहीं इतनी बुरी आदत है कि मैं 2 बजे टक नींद खुल जाएगी। अगर मेरी कोई रिलेटिव, जैसे अभी मेरी सिस्टर बाहर से आई थी तो मैं उसको लेने जाना था स्टेशन, तो अब रात को 2 बजे कहाँ वो होगी, कौन आएगा लेने, ऐसा तो 2 बजे किसी को बोल दो। अब हमें जाना पड़ेगा, हम गए, हमें 2 बजे का हमें मालूम था कि हम अपने आप खुल जाएगी नींद। मेरी 1:30 बजे नींद खुल गई, क्योंकि पता ब्रेन में चलता रहता है,
ब्रेन में कुछ लोग होते हैं ऐसे नेचर के, उनके ब्रेन में चल रहा था अरे यार आज तो सुबह नहीं उठना है, आज तो रात को ही उठना है, तो अपने आप 1:30 बजे नींद खुल गई। तो ये भी कौन मेंटेन करा रहा है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, ब्रेन ने मेलाटोनिन को कंट्रोल किया, मेलाटोनिन ने मेरे शरीर को कंट्रोल किया। इज दैट क्लियर? तो नींद लाना, नींद से उठाना, ये किसका काम है? मेलाटोनिन। बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन कौन करता है? मेलाटोनिन। अच्छा, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमें हमारी एजिंग को घटाएगा। अगर मेलाटोनिन ज्यादा निकलेगा तो हमारी एजिंग जल्दी नहीं आएगी। इसलिए देखा होगा जो लोग ज्यादा घंटों तक काम करते हैं और कम सोते हैं वो जल्दी बूढ़े होते हैं, है ना? इसीलिए देखना आप किसी ने भी, बिल गेट्स, एलन मस्क, ठीक है ना, बेजोफ, ये जितने भी बड़े लोग हैं वो कहते हैं हम नींद में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम 7 घंटे सोएंगे, चाहे कुछ कर लो, काम हमसे एक्स्ट्रा करा लो, काम का समय हमसे ज्यादा ले लो, पर हम सोएंगे 7 घंटे, उससे कम नहीं सोएंगे, क्योंकि वो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक का बड़ा देख करते हैं, ठीक है ना? बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करके चलते हैं, 6 से 7 घंटे सोना ही सोना है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो और ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, उनको पता है ज्यादा काम करेंगे एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटीऑक्सीडेंट कम मिलेगा जल्दी बुढ़ापा आएगा। फिर उसके बाद प्रोटेक्ट्स नर्वस सिस्टम फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, ये स्ट्रेस को कम करता है। जब नींद आती है, देखो कोई भी टेंशन हो, सो लो, उठोगे फ्रेश हो जाते हो, है ना? टेंशन को कम करता है। उसके बाद देखो एक्टिवेट ब्रेन डिटॉक्सिफिकेशन, ब्रेन के डिटॉक्सिफिकेशन, जब सो जाते हो तो ब्रेन में जो गंदगी है उसको खत्म कर देता है, ब्रेन की गंदगी को खत्म कर देता है, ठीक है ना? हेल्प रेगुलेट द माइक्रोबायोम्स, गट माइक्रोबायोम्स, यानी पेट के अंदर जो माइक्रोबायोम्स है ना, यानी कि जो वो है दोस्त वाले कीटाणु, एक दुश्मन वाले होते हैं, एक दोस्त वाले, जो हमारे दोस्त वाले कीटाणु है उनको सक्रिय कर देता है। जाओ काम करो तो हमारा पेट वेट एकदम साफ हो जाता है। देखा होगा रात में हम लोग क्या होते हैं, रात में सोते हैं, सुबह उठ के एकदम फ्रेश हो जाते हैं। ऐसा तभी होता है जब ये सब हार्मोन काम करता है। उसके बाद देखो इंप्रूव्स इम्यूनिटी एंड इन्फ्लेमेशन प्रोसेस, ये हमारे अंदर इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। तो ये बहुत वो अच्छा हार्मोन है कि बहुत घटिया हार्मोन है? अच्छा हार्मोन है, इसको डिस्टर्ब नहीं होने देना है, राइट? चलो इस पे नोट्स बना लेते हैं जल्दी से। कौन सी ग्लैंड पढ़ी अभी हम लोगों ने? हमने पढ़ी पीनियल ग्लैंड, ये फोर ब्रेन के डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, इट सिक्रेट मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्केडियन साइकिल यानी 24 आवर की साइकिल को मेंटेन करेगा। इट हेल्प्स इन सर्केडियन साइकिल मेंटेनेंस, यानी 24 घंटे की साइकिल को ये मेंटेन करता है, ये 24 घंटे की साइकिल को मेंटेन करता है, जिसे बोलते हैं सर्केडियन साइकिल। इसी को एनसीईआरटी ने लिखा डायर्नल रिदम्स, डायर्नल रिदम्स। डायर्नल का मतलब दिन रात का रिदम, दिन रात का रिदम ये मेंटेन करता है। अच्छा, ये है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, बोलो पावरफुल की वीक? एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये ऑक्सीडेशन को घटाएगा, मतलब ये है एंटी एजिंग हार्मोन, बोलो
एंटी एजिंग हार्मोन आयु को क्या करेगा, घटाएगा कि बढ़ाएगा? आयु बढ़ेगी, बुढ़ापा कम होगा। बताओ, अगर बुढ़ापा देर में आएगा तो आयु बढ़ी नहीं? चलो, एंटी एजिंग हार्मोन है, ये जल्दी बुढ़ापा नहीं लाने देगा। अच्छा, ये क्या है? एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी ये इम्यूनिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी डिफेंस को बढ़ाएगा, बॉडी के डिफेंस को बढ़ाएगा, बॉडी के डिफेंस को बढ़ाएगा। मेंटेन टेम्परेचर, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन स्लिप बैक साइकिल। याद आया? मेंटेन स्लिप बैक साइकिल, यहां तक क्लियर? और क्या करता है मेलेटोनिन? इंप्रूव गट हेल्थ, गट हेल्थ मेंटेन करेगा। और क्या? इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को इन्फ्लुएंस करता है। एंड मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इन्फ्लुएंस करेगा और मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करेगा। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है कि नहीं? करता है। 24 घंटे के रिदम्स को कंट्रोल करता है कि नहीं? करता है। बीपी को कंट्रोल करता है कि नहीं? करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को इन्फ्लुएंस करता है और मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करता है। समझ में आई बात? गट हेल्थ को मेंटेन करेगा, ब्रेन के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ाता है। लिख देते हैं, इंक्रीज डिटॉक्सिफिकेशन, यानी गंदगी को कम करेगा इन ब्रेन। नोट करके, जो एनसीईआरटी में बात नहीं लिखी है वो बता दें। डे टाइम में मेलेटोनिन कम हो जाता है, जिससे ब्रेन एक्टिविटी बढ़ जाती है। नाइट टाइम में मेलेटोनिन बढ़ जाता है, जिससे ब्रेन एक्टिविटी क्या हो जाती है? घट जाती है। और दिन में ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा तो हम क्या सारे काम करेंगे? पहले जगेंगे फिर सारे काम करेंगे। अच्छा, रात को बढ़ने लगेगा तो हमें नींद नींद आने लगेगी, फिर हम सो जाएंगे। ठीक है ना? तो हमारा ब्रेन ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाएगी। ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाएगी कि रुक जाएगी? अरे रुक गई तो मर जाएंगे। कम होती है कि रुक जाती है? कम होती है। एक रोल बताया था, अभी लिखाया नहीं था, वो भी लिख लो, यहां पे जगह है। क्या? डिक्रीज मेलानिन पिगमेंट। इस मामले में ये मैसेज का उल्टा है ना? इट इज अपोजिट टू एमएसएच। वो स्किन को डार्क बना रहा था, ये स्किन को लाइट बनाएगा, यानी स्किन को लाइट बनाता है, स्किन को लाइट बनाता है। इसीलिए देखो, जब हम सो के उठते हैं तो हमारी स्किन नॉर्मल रहती है। जब हम नहीं सोए 2-3 दिन ना, तो चेहरे से ही पता लग जाएगा, चेहरे का रंग उड़ा उड़ा, चेहरे का रंग उड़ा उड़ा सा। ठीक है?
इतनी बात क्लियर हो गई? यानी ये एमएसएच का उल्टा है कि एमएसएच जैसा है? उल्टा है। वो स्किन को डार्क बना रहा था, ये स्किन को डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल और वो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। गट हेल्थ इंप्रूव करेगा, एंटी एजिंग करेगा, आयु को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बुढ़ापा जल्दी आएगा कि देर में लाएगा? राइट। चलो एक बार जल्दी से एनसीईआरटी देखते हैं क्या कहती है। एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है? ओवर सिक्रेशन मतलब हाइपर सिक्रेशन किसका? जीएच का। स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी लीडिंग टू द जाइगेंटिज्म। ये देखो बच्चों में हो गया जाइगेंटिज्म। और अगर लो सिक्रेशन हो जाए तो क्या हो जाएगी? स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ग्रोथ रुकेगी, ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ रुकेगी तो क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म को क्या क्रिटिनिज्म कह सकते हैं? नहीं। किसको कहेंगे? थायराइड ड्वार्फिज्म को। थायराइड में अगर बच्चा बौना रह जाता है तो उसे क्रिटिनिज्म कहते हैं। ऐसे बच्चे सर्कस में काम करेंगे कि वैसे बच्चे सर्कस में काम करेंगे? ऐसे बच्चे, दैट इज पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म वाले बच्चे सर्कस में काम करेंगे, क्योंकि ये मेंटली फिट है, वो मेंटली फिट नहीं होते। प्रोलैक्टिन यानी दूध को बनाने वाला हार्मोन। तो देखो, एक तो मेमोरी ग्लैंड को ग्रोथ करेगा, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करेगा, जबकि मिल्क को निकालेगा कौन? ऑक्सीटोसिन। टीएसएच synthesis and secretion of thyroid hormone from thyroid gland, और ACTH stimulate the synthesis and secretion of a steroid hormone that maintain the glucose, that is known as ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। बताओ सब पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? ACTH स्टेरॉइड हार्मोन निकालता है जो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा, दैट इज नोन एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है? फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एलएच और एफएसएच दोनों गोनाड्स पर काम करते हैं, गोनाइडल एक्टिविटी को मेंटेन करेंगे, इसीलिए नाम क्या पड़ा? गोनाडोट्राइपिन। मेल में एलएच क्या करता था? सिंथेसाइज एंड सिक्रेशन ऑफ ए हार्मोन दैट इज नोन एज एंड्रोजन। लेकिन एंड्रोजन एक टेस्टिस से निकलने वाला स्टेरॉइड है, तो आर क्या नाम दिया गया था? टेस्टोस्टेरोन। इसमें नहीं दिया है, मैंने बता दिया था। इन मेल में एफएसएच क्या करता है? एफएसएच और एंड्रोजन ये स्पर्मेटोजेनेसिस को मेंटेन करता है। हमने सीधे बता दिया था कि एफएसएच स्पर्मेटोजेनेसिस को मेंटेन कर रहा है। इन फीमेल एलएच इन्फ्लुएंस द ओव्यूलेशन। एलएच ने ओव्यूलेशन किया था किसका? मैच्योर फॉलिकल का कि मैच्योर का? प्राइमरी, सेकेंडरी की, टर्सरी की, क्वाटरनरी? क्वाटरनरी का। नाम क्या था? क्योंकि खोजा किसने था? डी ग्राफ ने खोजा था। एंड मेंटेन द कॉर्पस लूटियम। एलएच कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है, ठीक है ना? और है क्या कॉर्पस लूटियम? द रेमिनेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। मतलब किसका बचा हुआ भाग? ग्राफिन फॉलिकल का बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? वो कहलाता है कॉर्पस लूटियम। ऐसा कब होगा? ओव्यूलेशन के बाद के ओव्यूलेशन के पहले, यानी डे बताइए? 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एफएसएच स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल। फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल को डेवलप करेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। एमएसएच कहां काम करेगा? मेलानोसाइट पर, और ये मेलानिन कंटेनिंग सेल को मेलानोसाइट कहते हैं। और ये रेगुलेट करेगा पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। स्किन को डार्क बनाएगा कि लाइट? डार्क। लाइट बनाने वाला अभी पढ़ा है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल ऑफ आवर बॉडी। बॉडी ना बोल के सीधे बोलना कहां पे? यूट्रस। एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। इन फीमेल इट स्टिमुलेट द वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन। वाइग्रस बोला था कि नहीं बोला था? वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ को पार्चुरेशन बोला था कि नहीं बोला था? चाइल्ड बर्थ यानी पार्चुरेशन। आल्सो हेल्प्स इन इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। वैसोप्रेसिन कहां पे काम करता है? किडनी। एंड स्टिमुलेट reabsorption of water and electrolyte by the DCT and thereby reduce the loss of water through the urine. यूरिन से वाटर लॉस को कम करने को क्या बोलेंगे? डायूरेसिस को रोकता है, इसीलिए नाम पड़ा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और यहीं पे बता दिया था, है एनसीईआरटी में, इसमें नहीं है। एनसीईआरटी में एक और लाइन दिया होगी, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज इंसिपिडस की डायबिटीज मिलाइटस। राइट। पीनियल ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। बताया था? पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है, नाम बताइए? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ
24 आवर यानी डायर्नल रिदम्स यानी सिरसेडियन रिदम्स, सिरसेडियन रिदम मतलब 24 घंटे का जो चक्र चल रहा है, बायोलॉजिकल क्लॉक, उसको मेंटेन कर रहा है। फॉर एग्जांपल इट हेल्प द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल रिदम लाइक स्लीप साइकिल, वेक साइकिल, 2 साइकिल मेंटेन कर रहा है। बॉडी टेम्परेचर को कभी घटा रहा है, बढ़ा रहा है, मेंटेन कर रहा है। इसके अलावा इन्फ्लुएंस कर रहा था मेटाबॉलिज्म और स्किन का पिगमेंटेशन। लाइट बनाता है कि डार्क बनाता है? लाइट बनाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इन्फ्लुएंस करता है और हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाता है कि घटाता है? डिफेंस को बढ़ा देता है। हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहा था कि घटा रहा था? हमारी इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग, हमारे को रोग होने के चांसेस उतने कम। हमारी सेना जितनी स्ट्रांग होगी देश की, देश उतना सुरक्षित है। वैसे हमारी बॉडी की सेना जो है, डिफेंस सिस्टम को बोलते हैं, इम्यून सिस्टम को बोलते हैं, ये जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा हमारी बॉडी सुरक्षित रहेगी। इज दैट क्लियर? यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई? तो हम लोग ने ये 2 ग्लैंड जो बड़े इंपॉर्टेंट थे वो पढ़ लिए, एक पीनियल और एक पिट्यूटरी। पीनियल और पिट्यूटरी कल हम लोग करेंगे इसके आगे का, थायराइड ग्लैंड वगैरह। ठीक है, चलिए।